हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर सीरीज का पेपर 2। यस स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके प्रीवियस हमने CBSE ऑफिशियल जो सैंपल पेपर आया था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। बाय द वे IT का पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स पार्ट A पार्ट B ओवरऑल विद 1 शॉट रिविजन, प्रैक्टिकल्स, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स। जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं सो उनके लिए है ये बात कि आप YouTube के प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स को, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एक्सेस कर सकते हो। राइट, सो सैंपल पेपर सॉल्यूशन जो है, सैंपल पेपर्स जो आपके लिए इस सीरीज में मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए 100% हेल्पफुल है। इन सैंपल पेपर्स की मदद से आप अपने एग्जाम में पूरे 50 में से 50 मार्क्स लेकर आ सकते हो, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। होप आप सभी को पता होगा कि आपकी एग्जाम डेट्स भी आ चुकी हैं। राइट, और IT का पेपर जिसके लिए आपको हमेशा डर रहता है कि मेन सब्जेक्ट्स की तो पढ़ाई आप शुरुआत से कर रहे होते हो लेकिन इसको आप सीरियसली नहीं लेते हो, है ना। सो IT की पढ़ाई आप शुरू कर देनी है क्योंकि बहुत कम समय है और इन सैंपल पेपर्स को बहुत अच्छे से समझ लेना। इनके जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में इनके आने के 110% चांसेस हैं। ओके, सो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सैंपल पेपर को। पेपर 2 आने वाली वीडियोस में हम और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। क्लियर। सो जैसे कि आपके हाथ में जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा और पेपर आपके हाथ में आएगा तो बिल्कुल ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगी। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ जरूर लेना। क्या दिखेगा इसमें आपको कि 2 आवर्स आपको मिलेंगे और साथ ही मिलेगा आपको 50 मार्क्स का पेपर। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर को आपको पूरे 2 घंटे में सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल केयरफुली पढ़ लेना है। आपका पेपर डिवाइडेड होगा 2 सेक्शंस में, सेक्शन A एंड सेक्शन B में। सेक्शन A होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन B होगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब ये जो 50 मार्क्स है, ये जो 2 सेक्शंस हैं, इनमें क्वेश्चंस का और मार्क्स का डिवीजन कैसा होगा। सो समझ लो कि यहाँ पर जो आपका पेपर है वो होगा 2 सेक्शंस में डिवाइड। 50 मार्क्स जो हैं वो मार्क्स डिवाइड होंगे। सेक्शन A होगा 24 मार्क्स का, सेक्शन B होगा 26 मार्क्स का। 24-26 हो गए पूरे 50। ठीक है, सेक्शन A आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और सेक्शन B होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। क्लियर। क्वेश्चंस कितने होंगे तो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में 21 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दोनों सेक्शंस को मिला के। अब 21 क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड होंगे। सो सेक्शन A में आपको मिलेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस और सेक्शन B में आपको मिलेंगे टोटल 16 क्वेश्चंस। 16 और 5 कितने हो गए 21 क्वेश्चंस। डन। अब बात आती है चॉइस की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, मतलब आपको पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। पूरे 5 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने, लेकिन काम की बात यह है कि इन 5 क्वेश्चन में भी इंडिविजुअल क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। ओके, बहुत अच्छा है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में आपको चॉइस मिलेगी कि पूरे 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करके कोई भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करके आओ। कितने? कोई भी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करके आने हैं, 16 में से 10, और यहाँ पूरे 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कि 21 में से आपको टोटल 15 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। सो आ गया पेपर का पैटर्न समझ में। अब यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से पढ़ लो। आउट ऑफ गिवन 21 क्वेश्चंस, मतलब 5 + 16 सेक्शन A और सेक्शन B के 21 क्वेश्चंस, अ कैंडिडेट हैज टू आंसर 5 + 10 दैट इज 15 क्वेश्चंस। 5 तो कंपलसरी है, लेकिन 16 में से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको करना है, मतलब 21 में से कोई भी 15 क्वेश्चन आपको करके आना है जो आपको अलॉटेड 2 आवर्स का टाइम दिया हुआ है उसमें। ऑल क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। एक करेक्ट ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब सेक्शन A सेक्शन B में कैसा डिवीजन है वो देख लेते हैं। सो सेक्शन A ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 24 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, मार्क्स अलॉटेड है हर एक क्वेश्चन के आगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेक्शन B सब्जेक्टिव टाइप होगा, 26 मार्क्स का होगा पूरा सेक्शन B। यहाँ पे आपको मिलेंगे 16 क्वेश्चंस जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 10 क्वेश्चंस। जैसे इंस्ट्रक्शंस दी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। मार्क्स भी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आगे आपको अलॉटेड दिख जाएंगे।
ठीक है। तो कुल मिला के हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया। अब देखते हैं सेक्शन ए, जिसमें आपको मिलेगा 5 क्वेश्चंस उसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलेंगे यहाँ 6 क्वेश्चंस, 6 में से आपको करना है कोई भी 4 क्वेश्चंस को सॉल्व। मैंने क्या बताया कि 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो पहले ही क्वेश्चन में आपको 6 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, और ये जो 6 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, वो बेस्ड होंगे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर। जैसे आपको पता है आपकी आईटी की बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। सो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो आपका लेस वेटेज रखता है एज कंपेयर टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, उनमें से जो 4 करने हैं, तो 4 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पार्ट ए पर ही बेस्ड होंगे, जिसमें आपकी 3 यूनिट्स आपसे पूछी जा रही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड आईसीटी स्किल्स। ये तीनों यूनिट पर बेस्ड यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेस कैन बी गुड इफ इट इज इन डैश क्वांटिटीज। स्ट्रेस भी कभी कभी अच्छा होता है जब वो कितनी क्वांटिटी में हो, एक स्मॉल क्वांटिटी में हो, लार्ज क्वांटिटी में हो, या बहुत ज्यादा लार्ज हो, या नन ऑफ दिस। सो ऑब्वियस स्ट्रेस भी हमारी लाइफ में होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि हर पर्सन लाइफ में खुश है, हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है, उसको किसी चीज का कोई दुख, किसी चीज का कोई स्ट्रेस नहीं होता है। संपन्न पर्सन जो एक संपन्न होता है लाइफ से, उसको भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, राइट। सो स्ट्रेस एक स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तब वह गुड होता है, राइट। समझ में आ गया। Now, second question, one of the major advantages of working independently is that you become the one of the major advantages of working independently। जब आप independently work करते हो, इसका एक major advantage होता है that you become the entrepreneur, successful, winner और boss। तो क्या होगा इसका correct answer? boss। ठीक है, देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, राइट क्योंकि एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल, विनर, इनकी डेफिनेशन अलग है, राइट। जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, राइट आप खुद के बॉस हो जाते हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू कट अ फाइल। क्या बोला है, फाइल में कुछ भी यदि आपको कट करना है, कोई टेक्स्ट कट करना है, तो यहाँ पर आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हो। सो कट, कॉपी, पेस्ट सुना है ना, इनकी शॉर्टकट कीज हमने देखी है, बहुत इजी भी है। सो कट की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, Ctrl+V होती है, Ctrl+K होती है, या Ctrl+X होती है। क्या होती है इनमें से चारों में से? Ctrl+X इज यूज्ड फॉर कट द टेक्स्ट, ठीक है, और C से आप कॉपी करते हो, V से आप पेस्ट करते हो। क्लियर, ये 3 शॉर्टकट कीज होती हैं कट, कॉपी, पेस्ट की, जिनसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस रिसाइड्स इन द रैम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहां पे कौन से टाइप के वायरसेस रिसाइड होते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर सिस्टम में इसका ऑप्शंस आपके सामने है, नॉन रेसिडेंट वायरस, रेसिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, क्रीपर वायरस। सो करेक्ट आंसर इज रेसिडेंट वायरस। ओके, ध्यान रखना। देखो नाउ द मनी यूज्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मनी आप बिजनेस में लगाते हो, ठीक है, जितना मनी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, कैपिटल कहलाती है, बिजनेस मनी कहलाती है, स्टार्टअप्स कहलाती है, नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे हम कहेंगे उसे कैपिटल। जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो और उसमें जो मनी लगाते हो स्टार्टिंग टाइम पे, उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्लियर। नाउ सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन। किसी भी एंटरप्रेन्योर की जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है? उसके हार्डवर्क पर, उसके गुड आइडियाज पर, दोनों पर, बोथ एंड बी, या नन ऑफ दिस। ऑब्वियस एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्कर होता है, उसके पास में इनोवेटिव गुड आइडियाज होते हैं। सो बोथ ए एंड बी, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए पर बेस्ड था। 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस आपको करने थे। अब शुरू होंगे क्वेश्चंस आपके पार्ट 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर। 2, 3, 4 और 5 ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और इनमें अगेन आपको इंटरनल चॉइस मिलती चली जाएगी। 5 में से कोई 4 क्वेश्चन, सॉरी 6 में से कोई 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ अटेम्प्ट करने होंगे। सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग है। टोटल 24 क्वेश्चंस आपको पूरे 5 क्वेश्चंस में मिलाकर करने हैं। सो 6 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स
चैप्टर्स पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए कौन सा वे इनमें से यूज नहीं किया जाता है। टेम्पलेट्स हम सभी ने एमएस वर्ड में या ओपन ऑफिस राइटर में क्रिएट किया है ना, बने बनाए डॉक्यूमेंट फाइल्स होती है, बस आप टेम्पलेट्स का यूज करो, मतलब डिजाइंस वगैरह सब उसमें मिल जाती है, आपको कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है टेम्पलेट्स में। सो यहाँ पर कौन सा तरीका यूज नहीं होता है टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट, विजार्ड, फाइल, डायलॉग बॉक्स। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी, दैट इज डायलॉग बॉक्स, राइट। नेक्स्ट, dash feature in OpenOffice Writer allows user to build an automated table of content from headings in their document। यदि आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट या तो आप खुद क्रिएट करो, लेकिन यदि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक बना बनाया टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाए, बस आप उसमें एंट्री कर दो फटाफट, आपको हेडिंग और सब हेडिंग और जो नंबरिंग है वो सब ऑटोमेटिकली डिजाइन फॉर्मेट में आपको मिल जाए, है ना। सो उसके लिए ओपन ऑफिस राइटर का कौन सा फीचर आपको एक बिल्ड ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट, टेबल ऑफ कंटेंट, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो नाम से समझ में आ रहा है, बी दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन, ठीक है। इसके थ्रू आप टेबल ऑफ कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, मतलब एक तरीके से इंडेक्स, जो बुक के आगे इंडेक्स होता है ना, उसी को टेबल ऑफ कंटेंट कहा जाता है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू क्रिएट अ बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट। बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए कौन सी बेसिक स्टेप्स है जो यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। तो स्टेप्स आपको यहाँ ऑप्शंस में दी हुई है, करेक्ट स्टेप्स को आपको टिक करना है। Click on home indexes and tables, OK button. Click on table indexes and tables, OK button. Click on format index and tables and OK button. Click on insert index and tables and OK button. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, कि भाई आप टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स को इंसर्ट करना चाहते हो, फॉर्मेट नहीं, तो इंसर्ट पे क्लिक करो, है ना। फिर उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट में आपको इंडेक्सेस एंड टेबल्स, उस पे क्लिक करना, देन ओके पे क्लिक करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा, जिस भी किसी फॉर्मेट में आपको चाहिए होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, सिमरन इज सेलिब्रेटिंग हर सन्स फर्स्ट बर्थडे। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सिमरन अपने बेटे का पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। शी वांट्स टू इनवाइट हर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स टू द पार्टी। सो पार्टी में वो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करती है। Which feature will she use to send the same invite to many people with different addresses without typing it again and again? भाई अब इनवाइट करने के लिए सबका एड्रेस बार बार टाइप करना है, मैसेज उसको बार बार टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे वो एमएस वर्ड का या ओपन ऑफिस राइटर का एक बेस्ट फीचर एक्सेस करना चाहती है, जिसकी मदद से एक ही लेटर को, एक ही इन्वाइट लेटर को, इन्विटेशन लेटर को वो मल्टीपल एड्रेसेस तक सेंड कर सके। सो उसके लिए उस फीचर का नाम क्या है जिसका वो यूज करेगी? मेल मर्ज, लेटर विजार्ड, डॉक्यूमेंट टाइप, नन ऑफ दिस। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका मेल मर्ज। मेल मर्ज की मदद से एक पर्टिकुलर मेल वो लिखेगी, एक लेटर वो प्रिपेयर करेगी जिसको वो मल्टीपल एड्रेसेस के साथ में मर्ज करेगी, जिसमें एक मेन डॉक्यूमेंट होगा और डेटा सोर्स होगा, राइट। सो मेल मर्ज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। फिफ्थ, अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप के अदर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए आप कौन से मॉडल का यूज करते हो? नाम, ए स्टाइल्स, ऑप्शन बी टेम्पलेट्स, ऑप्शन सी विजार्ड, ऑप्शन डी सैंपल। सो करेक्ट आंसर यहाँ होगा आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट की मदद से ही आप क्या कर सकते हो? सेम टाइप के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो आपके सामने पहले ऑप्शन आ जाता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, टेम्पलेट विजार्ड के साथ क्रिएट करना है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th क्वेश्चन लास्ट है। 6 में से कोई भी 5 करने थे, ठीक है। पूरे 6 करके मत आना, जो 5 आपको परफेक्टली पता है कि हाँ इनके करेक्ट आंसर आएंगे वही 5 करके आना। डैश स्टाइल्स इन ओपन ऑफिस राइटर इज यूज्ड टू फॉर्मेट नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। कौन सा स्टाइल है एमएस वर्ड का या ओपन ऑफिस राइटर का जिसकी मदद से आप नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट को फॉर्मेट कर सकते हो या फॉर्मेटेड बुलेटेड नंबर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल या लिस्ट स्टाइल। बात हो रही है लिस्ट की, नंबर्ड बुलेटेड लिस्ट की, तो लिस्ट स्टाइल का ही यूज करेंगे, है ना। बाकी पैराग्राफ, पेज और फ्रेम स्टाइल के थ्रू तो हम पैराग्राफ, पेज और फ्रेम को यूज कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन योर स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 2 जो था बेस्ड था आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाली यूनिट पर, राइट। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल या कैल्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 क्वेश्चंस। अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच बार दिस सिंबल, इसे समेशन सिंबल बोलते हैं ना, डज अपीयर। कौन सी बार पर? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाला जो सॉफ्टवेयर है आपका एमएस एक्सेल की बात कर लें, कैल्क की बात कर लें, एक बार पर आपको ये पर्टिकुलर सिंबल दिखता है जिसकी मदद से सम हो जाता है ना। सपोज कोई 5, इस सेल में कुछ 5 आइटम्स लिखे हुए हैं या 5 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्हें आप सिलेक्ट करते हो, जब इन्हें आप क्या करते हो, जब इन्हें आप
सिलेक्ट कर लेते हो। सपोज आपने इनको सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करने के बाद में जब इस बटन पे क्लिक करते हो तो इनका सम यहाँ पे आ जाता है, इनका सम यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ किस बार पे मिलता है, बेसिकली जिस बार पे मिलता है, ऑप्शंस देख लो, टाइटल बार में, फॉर्मूला बार में, सिंबल बार में या फॉर्मेट बार में। तो मैंने आपको हिंट दे दी है कि क्या करा इस पर्टिकुलर सिंबल ने, इस सिंबल पे क्लिक करते से ही सम कैलकुलेट हो गया, है ना। सो फॉर्मूला बार के थ्रू आपको ये ऑप्शन मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। नाउ सेकंड, व्हाट इज कॉल्ड टू अरेंज डेटा इन ऑर्डर। व्हाट इज कॉल्ड टू अरेंज डेटा इन ऑर्डर। डेटा को यदि आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है एक ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब हम यहाँ बात कर लें 1 to 10, है ना, या फिर हम बात कर लें 10 to 1। तो एक ऑर्डर में असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि आपको डेटा को अरेंज करना है, या A to Z, Z to A ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिल्टरिंग, इंसर्टिंग, सॉर्टिंग या डिलीटिंग। सो इसे हम सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं ना। सॉर्टिंग का मतलब डेटा को अरेंज करना एक ऑर्डर में, लाइक असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। थर्ड, आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज। कैल्क से आप जब भी मैक्रो क्रिएट करते हो तो मैक्रो में आप जो आर्ग्यूमेंट पास करते हो उन आर्ग्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, रेफरेंसेस कहते हैं या वैल्यूज कहते हैं। सो उन आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं मैक्रो फंक्शन की वैल्यूज। मैक्रोज में आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, फंक्शंस को आप वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, राइट। पैरामीटर्स भी कहते हैं और वैल्यूज भी कहते हैं, क्लियर। वो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, नंबर टाइप की हो सकती है, क्लियर। नाउ गोलसीक कमांड इज फाउंड इन। गोलसीक कहाँ फाउंड होती है, कौन सी कमांड है जो आपको मिलती है, कहाँ मिलती है, बेसिकली कौन से ऑप्शंस में आपको गोलसीक मिलता है, डेटा में, टूल्स में, फॉर्मेट में या एडिट में। गोलसीक, व्हाट इफ एनालिसिस, सब टोटल्स और आपका जो डेटा कंसोलिडेशन है ना, ये जितने भी इंपॉर्टेंट से एक्सेल के फीचर्स हैं ये स्पेशल टूल्स हैं, है ना। तो टूल्स मेन्यू में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, क्लियर। कौन से ऑप्शन में मिलता है, टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट, फिफ्थ, शॉर्टकट टू नेविगेटर इज। नेविगेटर का शॉर्टकट क्या है, F10, F8, F6, F5। सो नेविगेटर का शॉर्टकट है आपका D, दैट इज F5, ध्यान रखना, ओके। शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। सिक्स्थ, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी, जो अभी तक हमने 5 डिस्कस की और ये 6th क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 5 ही अटेम्प्ट करना है। द रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन इज प्रेजेंट इन अंडर डैश मेन्यू। रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन किस पर्टिकुलर मेन्यू में अपीयर होता है। मेन्यूज आपके सामने है, टूल्स, डेटा, फॉर्मेट, इंसर्ट। तो ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा आपको, टूल्स में ही। मैक्रो, गोल सेक, व्हाट इफ एनालिसिस, सब टोटल्स, डेटा कंसोलिडेशन, ये जितने भी टूल्स हैं जो स्प्रेडशीट को एडवांस बनाते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स को, वो टूल्स में ही मिलते हैं, राइट। जैसे मेल मर्ज आपको मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन ए का 4th क्वेश्चन। यहाँ भी आपको अगेन एमसीक्यूज ही मिलेंगे, 6 में से कोई 5 करना है। अब ये जितने एमसीक्यूज होंगे डेटाबेस वाली यूनिट पर बेस्ड होंगे। वी कैन क्रिएट टेबल। टेबल आप क्रिएट कर सकते हो डिजाइन व्यू में, विजार्ड का यूज करके, दोनों तरीके से, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। सो ऑब्वियस, टेबल यदि आपको क्रिएट करना है डेटाबेस में तो टेबल आप डिजाइन व्यू का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हो और विजार्ड का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हो। सो सी दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, देखो, है ना। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ फील्ड्स इज। फील्ड्स का, कॉलम्स का, किसी भी कॉलम का डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, टेक्स्ट वॉरकर, टेक्स्ट कैर, इंट या लॉन्ग। तो डेटाबेस में हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी पढ़ा था, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, टेक्स्ट, मेमस, है ना। तो यहाँ पर डिफॉल्ट जो किसी भी कॉलम का डेटा टाइप होता है वो होता है टेक्स्ट वॉरकर। क्या होता है, टेक्स्ट वॉरकर। वॉरकर का मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, आप अल्फाबेट्स, नंबर्स कुछ भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, क्लियर। बाय डिफॉल्ट द लेंथ ऑफ वॉरकर डेटा टाइप इज। और वॉरकर डेटा टाइप की लेंथ कितनी होती है, मतलब डेटा टाइप में टेबल में आप ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को स्टोर करवा सकते हो। सो वॉरकर डेटा टाइप की जो लेंथ होती है वो 20 होती है, 30, 40 या 50, कितनी होती है। वॉरकर डेटा टाइप की जो लेंथ होती है वो 50 होती है, क्लियर। ये मेंशन होता है सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकल करोगे। आपने देखा होगा, मैंने डेटाबेस का प्रैक्टिकल भी कराया जहाँ पे इन डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ा है हमने, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज रिटर्न रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करता है एक क्लॉज, कौन सा क्लॉज है वो,
मतलब हमने डिफरेंट टाइप की एसक्यूएल कमांड्स पढ़ी थी, एसक्यूएल कमांड्स में हमने वेयर क्लॉज पढ़ा था और भी डिफरेंट टाइप के क्लॉजेस पढ़े थे। तो यदि आपको डेटा को सॉर्ट करवाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाना है, तो उसके लिए हम एसक्यूएल कमांड में कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? ऑर्डर बाय क्लॉज, वेयर क्लॉज, ऑर्डर असेंडिंग, ऑर्डर इंक्रीमेंट, कौन सा यूज करते हो? सो ऑर्डर बाय क्लॉज का हम यूज करते हैं और ऑर्डर बाय क्लॉज डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? तो हम यहां पर DESC कीवर्ड का यूज कर देते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से क्या करते हो आप? एसक्यूएल में डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, कमांड टू डिस्प्ले ऑल द डेटा इन द टेबल EMP इज। EMP एक टेबल है, इस EMP टेबल में आपको पूरा डेटा डिस्प्ले करवाना है। EMP टेबल में सपोज 5 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, किस डिपार्टमेंट में जॉब करता है, किस डेट को ज्वाइन किया, इतनी कॉलम्स हैं और एम्प्लॉयज की डिटेल है। पूरी डिटेल, पूरी टेबल आपको डिस्प्ले करवानी है। तो कौन सी कमांड यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP सेमीकोलन, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP सेमीकोलन। सो हमें पता है कि कोई भी क्वेरी में जब पूरी टेबल को सिलेक्ट करना होता है तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं और साथ में स्टार का यूज करते हैं। फ्रॉम लगा के टेबल का नाम लिखते हैं, यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है। बट कोई भी क्वेरी एंड कब होती है? जब उसमें सेमीकोलन लगता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से एम्प्लॉय की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जानी है। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सिक्स्थ क्वेश्चन है। 6 में से कोई 5 आपको करने, कंफर्म? ओके, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यहाँ यूज की जाती है? हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स की। तो टेबल को आप MS एक्सेस में 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हो, विजार्ड का यूज करके, डिजाइन व्यू का यूज करके। यदि एसक्यूएल की बात करें तो कौन सी कमांड के थ्रू आप टेबल क्रिएट करते हो? सिलेक्ट कमांड के थ्रू, क्रिएट के थ्रू, ओपन के थ्रू या न्यू के थ्रू? सो यहाँ पे क्रिएट और सिलेक्ट 2 ही कमांड दिख रही है। सिलेक्ट से हम टेबल के डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्रिएट से हम टेबल के डेटा को, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं ना, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो कौन सी कमांड यूज हो रही है? क्रिएट कमांड। डन। सो क्वेश्चन 4 कंप्लीट। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। अगेन यहाँ आपको चॉइस मिलेगी, 6 में से कोई 5 क्वेश्चन ही आपको यहाँ सॉल्व करने हैं। अब ये बेस्ड है आपके जो भी 5th यूनिट है, राइट, 4th यूनिट है पार्ट बी की, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। उस यूनिट पर बेस्ड आपको यहाँ 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी 5 कर देने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क के हमने डिफरेंट टाइप देखे थे, अब यहाँ ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है कौन सा टाइप नहीं है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप्स हैं, है ना, नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। ओके, अच्छे से समझाया हुआ, डेडिकेटेड एक वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स को। जो स्टूडेंट्स न्यू है या जिन्होंने नहीं समझा इन टॉपिक्स को, तो पहले आप वो वीडियोस को देखो ताकि आपको इस सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर। सो ऑप्शंस दिए हुए टैन, लैन, वैन, मैन। अब आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको ये तीनों सुने सुने से लग रहे होंगे, लैन, मैन, वैन, ये तीनों टाइप होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। टैन नाम से कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था आपसे विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क। क्लियर। नाउ Which of the following devices is not a network connecting device? Options में से आपको बताना है कौन सा डिवाइस नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, नॉट। ठीक है, तो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस भी पढ़े थे कि कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, ताकि कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके, डेटा को ट्रांसफर कर सके, रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन को, फाइल्स को शेयर कर सके, इसलिए नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज होता है। सो कौन सा डिवाइस यूज नहीं होता है इनमें से ये बताना है, हब, स्विच, राउटर या मॉनिटर। सो ऑब्वियस हब, स्विच, राउटर ये तीनों तो नेटवर्किंग डिवाइस है ही, बट मॉनिटर इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस। मॉनिटर आप सभी को पता है एक आउटपुट डिवाइस है जिस पर स्क्रीन होती है, जिसमें आपको पूरा डेटा दिखता है। एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें आपको रिजल्ट, इनपुट जो करते हो वो सब आपको शो होता है ना, समझ में आया। नाउ विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी यूज्ड टू कनेक्ट 5 कंप्यूटर्स एंड अ प्रिंटर। 5 कंप्यूटर्स हैं और एक प्रिंटर है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से 5 कंप्यूटर हैं और एक यहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ है। इन्हें यदि आपस में आपको कनेक्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे? इनमें से कौन से नेटवर्क का? पैन,
लैन वैन मेन, है ना। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क या मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक स्मॉल से ऑफिस की जहाँ 5 कंप्यूटर एक प्रिंटर है, या फिर एक इंटरनेट कैफे की जहाँ पे छोटा सा कैफे है 5 कंप्यूटर्स हैं, है ना। सो यहाँ पर हम किस तरीके का नेटवर्क यूज करेंगे, लैन का, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, ओके, जिसकी रेंज कम होती है, जिसमें कम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा होती है, हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है क्योंकि स्मॉल रेंज होती है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू द इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए कौन सा इनमें से थ्रेट है। इंटरनेट सिक्योरिटी जो कि बहुत मेजर एस्पेक्ट है, क्योंकि आजकल हम कहीं ना कहीं इंटरनेट पर पूरी तरीके से डिपेंड है। इंटरनेट पर बेस्ड जितनी वेब सर्विसेज हैं, जितनी आपको वेब टेक्नोलॉजीज मिल रही है, जिनका आप यूज कर रहे हो, है ना। सो हमारी डे टू डे लाइफ कहीं ना कहीं इंटरनेट पर बेस्ड है, तो सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी हमारा फर्ज बनता है। और इससे रिलेटेड क्या थ्रेट्स हैं वो आपको यहाँ पर बताना है इस ऑप्शन में। फिशिंग, स्पैमिंग, हैकिंग, ऑल ऑफ दिस। सो ये सभी आपके इंटरनेट थ्रेट्स हैं। फिशिंग जिसमें ईमेल पे कोई लिंक आती है, अननोन लिंक होती है, जिसपे आप क्लिक कर देते हो तो गलती से आपका ईमेल अकाउंट या आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है, या फिर आपके जो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू आपने ट्रांजेक्शन किया होता है, वो हैक हो सकती है। स्पैमिंग भी बिल्कुल ऐसी होता है। हैकिंग में अनऑथराइज्ड यूजर, जिनको परमिशन नहीं होती है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं। सो दिस ऑल आर द इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट। क्लियर? डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड्स ऑन द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो बूट रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब बूट सेक्टर्स जो होते हैं आपके, जैसे हम बोले सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव्स, हार्ड डिस्क के जो आप पार्टीशंस करते हो, यदि उनको जो वायरसेस अफेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, मैक्रो, मेलवेयर, बूट वायरस, वॉर्म्स। सो वो होते हैं आपके बूट सेक्टर्स वायरस, दैट इज सी, ओके। जो बूट वायरसेस होते हैं वो आपके ड्राइव्स को अटैक करते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शंस में से बताना है कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अब बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। सो फर्स्ट इज क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी, नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी एंटीवायरस, ऑल ऑफ दिस। सो ऑब्वियस सी बात है, सारे ही एंटीवायरसेस हैं और सभी पॉपुलर एंटीवायरसेस हैं। सो डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और सेक्शन ए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरे 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने थे, बाकी के जो 4 क्वेश्चंस थे उन सभी में आपको 5-5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। तो ऐसे कुल 24 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। क्लियर? हमने यहाँ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, लेकिन आपको सेक्शन ए में से कोई भी 24 क्वेश्चंस को करके आना है। चॉइस आपके पास में रहेगी, हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको हर एक इंडिविजुअल तरीके से चॉइस दी हुई है, राइट। पूरे क्वेश्चंस करके मत आना, समझ लो इस बात को। जिनमें आपको परफेक्शन लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये परफेक्ट है, वही अटेम्प्ट करके आना। क्लियर? सारे करके आओगे तो स्टार्टिंग के ही 5 वैलिड होंगे। अब उसमें कोई गलत भी होगा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होगी। समझ गए मेरी बात? चलो सेक्शन बी स्टार्ट कर ले, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो समझ में आता है ना, क्वेश्चन दिया रहता है, उसके आंसर आपको करने हैं। 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए, अब 6 to 21 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब टोटल 16 क्वेश्चंस आपके पास है, जिनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको करना है। अब यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपको इन क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है पूरे 16 क्वेश्चंस को, और इसमें भी आपको बताया कि इतने में से इतने क्वेश्चंस, इतने में से इतने क्वेश्चंस करना है। मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके 2 और 4 मार्क्स में डिवीजन है, ठीक है। सो 10 क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पूरे 16 में से 10 क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, क्या दिया हुआ है, 5 में से 3 क्वेश्चंस, है ना। 5 में से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ अटेम्प्ट करना है। ये बेस्ड होंगे आपके एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर। बाकी ये जो दोनों हैं आपके, ये बेस्ड हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर। किस पर? सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर। यहाँ भी आपको इसी तरीके से कुछ डिवीजन मिलेगा, लाइक अभी हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे। बस ध्यान रखना कि मार्क्स में आपको बता रही हूँ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे 2 मार्क्स के आपके एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के होंगे, और ये दोनों जो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के होंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन का डिवीजन दिया हुआ है, मतलब 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया है। सो पहला पार्ट हम डिस्कस कर ले, आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। 20 से 30 वर्ड्स की लिमिट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन 6 आपको दिया हुआ है, व्हाट आर द 7 टिप्स दैट यू हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन to support individuals in getting the best out of the stress management plan। स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली यूनिट से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। आपको 7 टिप्स को यहाँ पर बताना है जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने डिफाइन की हुई है टू सपोर्ट इंडिविजुअल दैट
बेस्ट आउट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड है ये कुछ। आप कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है, आप किन चीजों को अडॉप्ट करते हो कहीं ना कहीं जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, हैप्पी रह सकते हो, रिलैक्स रह सकते हो। सो ये कुछ 7 टिप्स यहाँ आपको मिलेगी। सो द फॉलोइंग 7 टिप्स हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द अमेरिकन Psychological Association to support individuals in getting the best out of stress management plan are: फर्स्ट, अंडरस्टैंड द स्ट्रेस। यदि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसके बारे में पहले समझो कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है, रीजन समझो। फिर अपने स्ट्रेस के सोर्सेस को आइडेंटिफाई करो कि क्यों हो रहा है भाई, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है। लर्न टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेस सिग्नल्स, ठीक है, स्ट्रेस सिग्नल्स जो आपको आ रहे हैं उससे कुछ रिकॉग्नाइज करो, उससे सीखो, अंडरस्टैंड कि अब इस स्ट्रेस से कैसे आप बाहर निकल सकते हो। रिकॉग्नाइज द स्ट्रेस स्ट्रेटेजीज, इम्प्लांट हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, ठीक है। नाउ मेक सेल्फ केयर अ प्रायोरिटी, हमेशा काम को प्रायोरिटी पे ना रखकर अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटी पे रखो। देखो, आप स्वस्थ रहोगे, आप अच्छे रहोगे तो आप हर कुछ काम कर सकते हो, आप कुछ भी व्हाटएवर जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। कब? जब आप स्वस्थ हो। तो हमेशा प्रायोरिटी पे किसको रखना है? अपनी केयर को। आस्क फॉर सपोर्ट व्हेन नीडेड, जब आपको किसी के सपोर्ट की नीड है तो आप उससे पूछो भाई, बाकायदा, हेजिटेट फील मत करो, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, राइट। सो कभी भी स्ट्रेस में कोई भी बंदा सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। सक्सेस अचीव करनी है तो आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना आना चाहिए, और ये 7 टिप्स हैं जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने दी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एनलिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के 2 एडवांटेजेस आपको लिखने, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 भी लिख कर आओ, 2 भी लिख कर आओ, फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ज्यादा मत लिखना, 1 मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। So 2 advantages of self motivation are: it enhances one's enthusiasm and provides energy to work, ठीक है। People with self motivation are more organized, have good time management skills and are more confident with high self esteem। जिनका सेल्फ मोटिवेशन होता है, जिनमें खुद के अंदर मोटिवेशन रहती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको आपको मोटिवेट करना होता है, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, यदि उनसे कुछ गलती भी होती है तो अपनी गलतियों से सीखते हैं, समझते हैं और अगेन मोटिवेट रहते हैं, नई नई चीजें करते हैं, नई इनोवेटिव आइडियाज, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन हमेशा एनर्जी से भरे होते हैं, एंथुसियाज्म रहता है उनके अंदर किसी भी काम को करने का, ठीक है। मोर ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, कभी भी किसी भी चीज के साथ में उलझे नहीं होते हैं, हर चीज उनकी ऑर्गेनाइज्ड होती है, उन्हें पता होता है कब किस टाइम पे क्या काम करना है, टाइम को मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं करते हैं कि आज का काम कल, कल का काम परसों, सब टालने वाला काम नहीं होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एनहांसिंग वन सेल्फ एस्टीम, इट इजीज डिफिकल्टीज एंड हेल्प इन प्लानिंग आवर लाइफ वेल। अपनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से जीना है उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं, उसके लिए वो सेट रहते हैं, ठीक है। सो ये 4 क्या हो गए आपके एडवांटेजेस हो गए, आप कोई भी 2 एडवांटेजेस लिखकर आ सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, पढ़ा था हमने, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, सिम्बियन भी पढ़ा था, एंड्रॉइड के पहले ही सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, है ना, इन द वर्ल्ड टिल 2010 व्हेन इट वाज ओवरटेकन बाय एंड्रॉइड। फिर एंड्रॉइड ने इसे ओवरटेक किया था। डेवलपमेंट ऑफ सिम्बियन ओएस वाज डिसकंटिन्यूड इन 2014। 2014 में इसको स्टॉप किया गया, डिसकंटिन्यू किया गया। इट वाज प्राइमरली यूज्ड बाय, किस फोन में आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम था दिखता था? नोकिया में। इट इज डिजाइन्ड फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2.5G और 3G मोबाइल फोन्स। 2.5G और 3G मोबाइल फोन्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए नोकिया फोन्स में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द टर्म डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनकी ये क्वालिटी होती है, दे आर हाईली डिटरमाइंड, ओके। वो हर चीज को डिटरमाइन करके चलते हैं, उन्हें पता होता है यदि वो ये काम करेंगे तो इसमें कितनी रिस्क है, उसको भी वो डिटरमाइन करते हैं, और इससे मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज बी रेडी टू फेस डिफीट्स एंड टेक देम एज अ चैलेंज, ओके। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात कर लें यहाँ पर, तो कोई भी बिजनेस पर्सन यदि वो बिजनेस इनिशियली स्टार्ट करता है और यदि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो वो बिजनेस से रिलेटेड कैपिटल कितनी यूज कर रहा है, ठीक है, आगे उसे क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, क्या रिस्क होगी, कैसे वो प्रॉफिट को अचीव कर पाएगा, ये सब वो ध्यान में रख के चलता है। सो फॉर देम एवरी फेलियर ओपन्स अप द गेट टू न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दे बिलीव दैट द नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड विद दिस डिटर्मिनेशन दे स्टार्ट अप न्यू वेंचर्स एंड टेक देम टू न्यू हाइट्स। उन्हें ये पता होता है कि यदि कुछ फेलियर भी अचीव हुआ
तो उससे भी वो कुछ सीखेंगे और फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन जो है अगेन आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है। So successful entrepreneurs are confident enough about their potentials and capabilities. They do not have doubts about their success. They know that they are capable enough to give wings to their ideas and turn their dreams into reality. देखो, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन तभी बनता है या आप अपने काम को तभी कर पाते हो जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो। कॉन्फिडेंट रहते हो मतलब कि आप अपने काम पर ट्रस्ट करते हो, बिलीव है आपको अपने काम पर, अपनी कैपेबिलिटीज पर कि आप किस काम को करने में कैपेबल हो। बिल्कुल वैसे ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो जिस टास्क को करने जा रहे हैं, जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, उसमें कितनी रिस्क वो फेस करेंगे और किस लेवल तक वो अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वो कभी भी किसी भी चीज को लेकर डरते नहीं है और जहां उनको प्रॉब्लम मिलती है तो वो प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, चैलेंज करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। They know that they are capable enough to give wings to their ideas and turn their dreams into reality. Okay, so basically क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर, ये एक क्वालिटी होती है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, जिसमें हमने डिफरेंट फीचर्स और क्वालिटीज पढ़ी थी ना, उसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कोई 5 में से आपको कितने क्वेश्चंस करने थे, आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। वो 3 क्वेश्चंस जो थे आपके स्टार्टिंग केस में सेक्शन बी में, वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड थे। अब 11 से जितने भी 21 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टोटल, 11 से लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके पार्ट बी पर बेस्ड होंगे, सब्जेक्ट स्किल्स पर। सो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर भी आपको चॉइस दी हुई है कि 11 से अब आपको मिलेंगे टोटल 6 क्वेश्चंस, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इन 16 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 4 क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन और वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपसे, व्हाट राइट सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल। MS डॉक्यूमेंट की बात कर ले या आप ओपन ऑफिस ORG की बात कर लो, ठीक है, वहां पर आपने क्या देखा था, स्टाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया था, राइट। तो स्टाइल्स के क्या एडवांटेज है, जब स्टाइल्स को आप ऐड कर लेते हो अपने डॉक्यूमेंट में तो आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी होती, आपका टाइम बच जाता है एडिटिंग फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट में। एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में आप सेम स्टाइल्स को अपडेट कर सकते हो ना। सो स्टाइल हेल्प अस टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू दी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आप एक जैसे कंसिस्टेंट वे में क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो। दे मेक द मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस सिंपल, ठीक है। यूजिंग स्टाइल्स वी कैन इजीली चेंज द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट, जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है उसे भी आप इजीली चेंज कर सकते हो, आप अपने खुद की स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं स्टाइल्स के। अब यहाँ पे आप 3 से 4 जो है पॉइंट्स लिखकर आना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगेन आपका 2 मार्क्स का है, राइट। व्हाट इज सब टोटल्स इन ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क मतलब MS एक्सेल की बात हो रही है। जिन भी स्टूडेंट्स को अभी तक ये डाउट है कि ये ओपन ऑफिस के क्वेश्चंस हैं, सो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर पैनिक मत हो। ओपन ऑफिस कैल्क या MS एक्सेल बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, क्योंकि बुक में आपको क्या दिया हुआ है, MS एक्सेल भी दिया हुआ है, और किसी बुक में सेम पब्लिशर की ओपन ऑफिस कैल्क दिया है। किसी स्कूल में कैल्क में प्रैक्टिकल्स करवाएं, किसी में एक्सेस में प्रैक्टिकल करवाएं। सो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन है। आपको बस सिंपल इतना ध्यान रखना है कि ओपन ऑफिस कैल्क के जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी फीचर्स है, वही सब MS एक्सेस के भी फीचर्स है। सब टोटल्स, कंसोलिडेशन, है ना, स्प्रेडशीट्स वगैरह सब चीजें आपकी MS एक्सेल में भी है, यहाँ भी है। क्लियर। सो यहाँ पर सब टोटल ऑप्शन का क्या मतलब है वो बताना है। सब टोटल हमने MS एक्सेल में भी पढ़ा है, ओपन ऑफिस कैल्क में भी होता है, सेम फीचर है। ओके। सो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स पावरफुल फीचर टू एनालाइज योर डेटा। डेटा को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं MS एक्सेल में, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टूल सब टोटल्स है। देयर आर सम एडवांस फीचर्स दैट कैन हेल्प टू परफॉर्म some advanced functions on the formula results. Subtotal is one of them. Subtotal is used to display your formula results according to the columns, groups and row labels. There are 2 methods to achieve same thing in spreadsheet softwares. Subtotal formula, the subtotal formula to group the results,
डेटा टूल में जाना है आपको, सब टोटल कमांड को यूज करना है, द ग्राफिकल कमांड टू डू सब टोटल्स। ओके, ये स्टेप्स भी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप यदि ये स्टेप्स नहीं भी लिख कर आओगे ना, तो आप इतना भी यदि लिख कर आओगे तो भी सफिशियंट होगा आंसर, राइट। यदि यही सेम क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तब आप इतना डिटेल में इसको लिख कर आ सकते हो। सो समझ में आ गया। इसका प्रैक्टिकल भी हमने किया है कि डेटा को एनालाइज करने के लिए, फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम सब टोटल्स का यूज करते हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इजीली हम बोल सकते हैं कि रो और कॉलम ग्रुप लेबल्स के अकॉर्डिंग डेटा को कैलकुलेट करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्रैक्टिकल किया है डियर स्टूडेंट्स, इसका मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक डेडिकेटेड वीडियो में सब टोटल समझाया है, एक वीडियो में डेटा कंसोलिडेशन समझाया हुआ है। ठीक है, एक में हमने सिनारियोज के बारे में समझा है। तो अलग अलग वीडियोस इन स्पेशल फीचर्स के लिए मैंने बनाई हुई है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इन सभी को अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर। 13th क्वेश्चन, हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में आप वर्कशीट को कैसे रीनेम कर सकते हो, बहुत ईजी है। वर्कशीट को रीनेम करना है, ठीक है, तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपको सबसे नीचे दिखता है। जैसे आप एक्सेल की शीट खोलते हो, ओपन ऑफिस कैल्क में खोलते हो, सो आपको कहाँ पर, जैसे आप शीट ओपन करते हो तो राइट साइड में सबसे नीचे डिफॉल्ट 3 शीट्स दिखती है। या तो वहाँ पे राइट क्लिक करो और रीनेम करो, ठीक है, या फिर फर्दर ऑप्शंस भी होते हैं आपके पास ऊपर फॉर्मेट टूल बार में, या फिर एडिट में भी जाकर आप रीनेम कर सकते हो। सो देयर आर 3 ways you can rename a worksheet, and the only difference between them is the way in which you start the remaining process. You can do any of the following. First, डबल क्लिक ऑन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट नेम। या तो डबल क्लिक करो, उससे भी आप नाम चेंज कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग वर्कशीट नेम, देन चूज रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। या फिर सिलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम, क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब एंड देन सिलेक्ट द शीट ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में से शीट ऑप्शन पे जाओगे, वहां पे एक सब मेन्यू मिलेगा रीनेम करके। ओके, सो 3 तरीके बताए, या तो शीट 1 पे डबल क्लिक करो तब आप रीनेम कर पाओगे, या उस पर राइट क्लिक करोगे तब रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करना, या फिर शीट पर क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट मेन्यू आएगा, उस फॉर्मेट में जब क्लिक करोगे तब आपको फर्दर सब मेन्यू मिलेगा रीनेम, उसके थ्रू भी आप रीनेम कर सकते हो। सो तीनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जिस किसी का भी आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन हायरार्किकल डीबीएमएस एंड नेटवर्क डीबीएमएस। ये क्वेश्चन आपका डीबीएमएस वाले चैप्टर से लिया हुआ है, यूनिट से लिया हुआ है। ठीक है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने एमएस एक्सेस का प्रैक्टिकल देखा था, जहाँ पे हमने कुछ डेटाबेस के बारे में थ्योरी भी पढ़ा था। तो डेटाबेस के मॉडल्स हमने देखे थे, रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल। बस ये वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है कि हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल में क्या डिफरेंस है वो बताना है। सो हायरार्किकल डीबीएमएस मतलब हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, एक इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है डेटा को मैनेज करने के लिए। डेटा स्टोर होता है इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब कि यहाँ पर हम बात करें एक रूट नोड होती है, ठीक है, फिर उससे फर्दर कुछ नोड्स कनेक्टेड होती हैं, फिर फर्दर यहाँ पे उसके डेटा होता है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, एक इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ रहा है। तो डेटा बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज होता है। स्टूडेंट टेबल, उसके यहाँ पे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे, नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे फर्दर स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे, उनकी क्लास आ जाएगी, है ना। मल्टीपल ऐसे ब्रांचेस के फॉर्मेट में, जैसे ट्री में ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। सो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है डेटा का जिस डेटाबेस में, वो हायरार्किकल डेटाबेस होता है। सो हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शंस ऑन द पेरेंट चाइल्ड ट्री लाइक मॉडल। दिस स्टोर द डेटा आइटम along with the description of data items such as book with information on chapters and verses, है ना। अब नेटवर्क डीबीएमएस क्या हुआ, नेटवर्क डीबीएमएस में यहाँ पर लिंक के फॉर्मेट में डेटा कनेक्टेड रहता है। जैसे एक नेटवर्क फॉर्म होता है जिसमें लिंकिंग के थ्रू सभी चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। कंप्यूटर का जो नेटवर्क फॉर्म होता है उसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में केबल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं ना, मतलब सारे कंप्यूटर्स लिंक्ड रहते हैं आपस में। बिल्कुल नेटवर्क डीबीएमएस में जितने भी रोज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, सब लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड्स होते हैं जो मल्टीपल उनके डेटा सेट्स के साथ में लिंक होते हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ स्टोर होती है, ठीक है। जैसे हमने सपोज कहा यहाँ पर कि रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट, उसकी पूरी डिटेल यहाँ से है, ABCXYZ, क्लास 10 12, फिर सेकंड रोल नंबर वाले स्टूडेंट की डिटेल यहाँ है, थर्ड रोल नंबर वाले स्टूडेंट की डिटेल यहाँ है। तो ये आपस में लिंक्ड है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है एक नेटवर्क में कनेक्टेड होती है, राइट। सो इस तरीके का जो डेटाबेस का अरेंजमेंट होता है, जहाँ डेटा इस तरीके से अरेंज किया जाता है, वो बेसिकली आपका नेटवर्क डीबीएमएस कहलाता है। दिस सिस्टम्स यूज अ डेटा मॉडल सिमिलर टू हायरार्किकल। The major difference between two is that the tree structure in network models can have many parent to many child relation. The network model structure is based on records and sets. यहाँ पर records और उनके sets होते हैं, यहाँ पर various हम बोल सकते हैं कि parent child relationship होती है। बस यही बेसिक इनमें डिफरेंस है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कॉलम बनाकर भी लिख सकते हो, है ना, पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो। क्लियर। नाउ 15th क्वेश्चन, डिस्कस फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट एज एन एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क।
यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बताना है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज है। कंप्यूटर नेटवर्क का एक ये एडवांटेज है कि यदि ये नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं तो आपको एक फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिल जाता है। फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब कि आप आसानी से एक फाइल को मल्टीपल सिस्टम तक शेयर कर सकते हो। एक ही प्रिंटर को 10 सिस्टम या जितने भी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है वो प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। आपको अलग अलग प्रिंटर परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हो आप, राइट। तो बहुत सारे एडवांटेज है जब नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, तो ईजिली वे में वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट। सो अ यूजर कैन लॉग ऑन टू अ कंप्यूटर एनीवेयर इन द नेटवर्क एंड कैन एक्सेस हिज और हर फाइल्स ऑन डेटा। एंड सिंपल ये चीज भी है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर जब होते हो तो और आपका सिस्टम नेटवर्क इंटरनेट में कनेक्टेड होता है तो आप अपने सिस्टम में लॉग इन कर सकते हो, राइट। और जो भी सॉफ्टवेयर फाइल्स वगैरह है उनको यूज कर सकते हो, काम कर सकते हो। दिस ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, और इसी को इन्होंने यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट कहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू गो ऑफिस बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ही और शी कैन गेट कनेक्टेड विद हिज और हर कंपनीज नेटवर्क एंड दस कैन वर्क फ्रॉम होम, है ना। अभी आपने देखा पैंडेमिक के टाइम पर कि ऑफिस वगैरह जाना सब बंद हो गया था, घर से आप अपने काम कर रहे थे, राइट। तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, तो आपके पास यदि लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, तो आप लॉग इन कर सकते हो इजीली और अपना काम कर सकते हो, जो भी आपका कंपनी का डेटा वगैरह है उसे मैनेज कर सकते हो, है ना। सो ये क्या हुआ, एक फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट हुआ जो यहाँ एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है, राइट। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है ना, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी पार्ट बी, राइट। समझ में आ रहा है। जो अभी हमने 6 क्वेश्चंस देखे जिनमें से 4 अटेम्प्ट करने थे, उसका ये छठा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड मैन। लैन और मैन में क्या डिफरेंस है। लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, मैन दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे हमने लास्ट यूनिट में, पार्ट बी में। लास्ट यूनिट में हमने क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, ये 3 बेसिक टाइप्स होते हैं, अलावा इसके बहुत सारे भी होते हैं, ठीक है। बट मेन जो होते हैं, जो पॉपुलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, लैन, मैन, वैन होता है। लैन मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कम जगह पर जहां पर आप कम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, लिमिटेड रेंज में हम बोल सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग में आपने 10 कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, ठीक है। आपके घर में आपने क्या किया हुआ है, एक छोटा सा लैन अरेंज किया हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपके पास 2 पीसी है, 2 लैपटॉप है, ठीक है, 3-4 मोबाइल फोन्स है, तो सबको आपने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो ये क्या हुआ, लैन हुआ। आपके स्कूल में या आपके ऑफिस में भी आपने कुछ 8-10 या 5-6 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। सो जो लिमिटेड रेंज के लिए होता है वो लैन होता है, जो लोकल एरिया के लिए क्रिएट किया जाता है नेटवर्क, है ना। उसमें स्पीड ज़्यादा फास्ट मिलती है आपको, और एरर यदि आती है कुछ तो एरर को आप इजीली डिटेक्ट कर पाते हो, राइट। वही होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लेन से ज़्यादा रेंज में क्रिएट होता है। लेन से ज़्यादा रेंज मतलब हम एक बात कर लें कि एक कंप्लीट सिटी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, जिसमें छोटे छोटे लेंस भी आपस में कनेक्टेड है, तो वो मेन फॉर्म कर लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हो आप इसको। सो लेन कवर्स अ स्मॉल एरिया, इट इज प्राइवेटली ओन्ड स्मॉल नेटवर्क that spreads across a small campus or a building or from one room to a campus of a few kilometers. Metropolitan area की बात कर लें तो MAN is an extension of LAN that can connect computers in a big city. Okay, MANs are mainly owned by large organizations to interconnect all their branches across the city. ठीक है, सपोज मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस फर्दर अलग अलग सिटीज में है, तो आपको इसका नेटवर्क कनेक्ट करना है, सारे कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है डिफरेंट सिटीज में जो नेटवर्क में कनेक्टेड सिस्टम्स है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मेन को फॉर्म कर सकते हैं जिसमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो अक्रॉस द सिटी जहाँ पर भी हो आप कनेक्ट करवा सकते हो, राइट। समझ में आ गया। नाउ आ गए अब हम 17th क्वेश्चन पर। सो आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस इन 50 to 80 वर्ड्स। भाई 11 से 16 जो क्वेश्चंस थे उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ये हमें पता चल गया, जो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पार्ट बी आपकी बुक पर बेस्ड था, ठीक है। अब पार्ट बी के ही क्वेश्चंस आपको यहाँ भी मिलेंगे 17, 18, 19, 20, 21। इन 5 क्वेश्चंस में से ही आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। क्या? 5 में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अब ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस आप 3 अटेम्प्ट करने वाले हो वो होंगे आपके 4 मार्क्स के। समझ में आया? सो कुल मिला के देखो सेक्शन बी में क्या दिखा है आपको। सेक्शन बी में टोटल 3 पार्ट्स आपको दिखे होंगे। क्या? यहाँ पे आपको दिखा कि 5 में से कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ 6 में से कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और अब अगेन आप देख रहे हो 5 में से कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 to 16, ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 to क्वेश्चन नंबर 21, एंड यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो 6 to 10 में कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 11 to 16 में से कोई 4 अटेम्प्ट करना है, 17 to 21 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है।
समझना ये है कि ये वाला जो है आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा सेक्शन बी का, वो होगा आपका पार्ट ए पर बेस्ड, बुक का जो पार्ट है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, ठीक है। और होगा कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे, यहाँ मिलेंगे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अगेन ये होगा आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ये होगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब मैंने ब्लूप्रिंट में बहुत अच्छे से समझाया है आपको, राइट। अब इसके बाद आ जाओ, ये जो दोनों पार्ट्स होंगे आपके 6 में से 4 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है, 5 में से जो 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 21 आपके होंगे, ये बेस्ड होंगे आपके किस पर, पार्ट बी आपका जो बुक का है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स उस पर, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, अब क्लियर है अच्छे से, ओके। सो हम अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना है जो बेस्ड होंगे आपके बुक के पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर। पहला क्वेश्चन, अली टाइड एन एसे ऑन द टॉपिक आर एनवायरनमेंट। देखो अब ये जो क्वेश्चन होंगे ना आपके, एक बार और समझ लो, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर्स आपने पढ़े हुए ना, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो अली क्या कर रहा है, उसको टाइप करना है एक ऐसे आर एनवायरनमेंट टॉपिक पर। While reading the document, he found that he had typed the word wonderful instead of beautiful in the entire essay. How will he replace the word wonderful with beautiful throughout the document? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेस्ड है आपका डॉक्यूमेंट से, मतलब MS वर्ड यदि आपने पढ़ा है, ओपन ऑफिस राइटर पढ़ा है, सो उससे बेस्ड है ये। यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि अली को ऐसे टाइप करना है आर एनवायरनमेंट पर। उसने बढ़िया एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, ऐसे लिख लिया है, टाइप कर दिया है। अब जहां उसने वंडरफुल वर्ड लिखा है ना, वहां पे उसको ब्यूटीफुल लिखना था, राइट। क्या लिखना था, ब्यूटीफुल लिखना था। सो हाउ विल ही रिप्लेस द वर्ड वंडरफुल विद ब्यूटीफुल। तो अब वो उस वर्ड को रिप्लेस करेगा, कैसे रिप्लेस करेगा डॉक्यूमेंट में आपको बताना है। सो यहाँ पर किसी वर्ड को रिप्लेस करना है या किसी वर्ड को फाइंड करना होता है, तो MS वर्ड में एक टूल होता है, एक स्पेशल फीचर होता है जिसे हम फाइंड एंड रिप्लेस के नाम से जानते हैं, है ना। वही ओपन ऑफिस राइटर में भी आपको मिल जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन की मदद से आप पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हो, है ना। सो वही स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखनी है फाइंड एंड रिप्लेस की। अली विल यूज दी फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। किस फीचर का यूज करेगा अली, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का, टू रिप्लेस द वर्ड वंडरफुल विद द ब्यूटीफुल थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। स्टेप्स टू यूज द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स आर, स्टेप 1, क्लिक द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, अ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन विंडो अपीयर्स। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है, आपको मिल जाएगा ऊपर बार्स में, टूल बार्स जो मेन्यू बार्स होती हैं उनमें, ठीक है। और जैसे ही आपको ये दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है तो उसका डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में कुछ ऑप्शंस होते हैं, है ना, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। सर्च बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है, वंडरफुल। तो वंडरफुल वर्ड पहले सर्च होगा पूरे डॉक्यूमेंट में, कहाँ कहाँ वंडरफुल वर्ड आपने यूज किया है। फिर रिप्लेस में जिस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस वाले बॉक्स में आपको लिख देना है ब्यूटीफुल। आपको इस वंडरफुल को इससे रिप्लेस करना है। तो पहले सर्च बॉक्स क्या करेगा, सर्च बॉक्स में जो भी आप लिखोगे वो पहले सर्च हो जाएगा, रिप्लेस में जो वर्ड लिखा हुआ है उससे फिर वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल। रिप्लेस करने के लिए आपको रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, देन द वर्ड वंडरफुल विथ ब्यूटीफुल थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। तो तब ये वर्ड आपका रिप्लेस हो जाएगा। ओके समझ में आया कैसे। इस तरीके का फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आपको दिखेगा और यहाँ पर सर्च बटन रहेगा, देन यहाँ पर आपका क्या होगा, एक रिप्लेस नाम का बटन होगा। यहाँ पे आपको रिप्लेस, यहाँ आपने लिखना है वंडरफुल, ये वर्ड सर्च होगा, यहाँ लिखना है आपने ब्यूटीफुल, और नीचे फाइंड होता है एक, ठीक है, फाइंड ऑल होता है, ठीक है। इसी तरीके से रिप्लेस होता है और रिप्लेस ऑल होता है। तो आपको पूरी प्लेस पर रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस ऑल को सिलेक्ट कर दोगे तो ये वंडरफुल किससे रिप्लेस हो जाएगा, ब्यूटीफुल से रिप्लेस हो जाएगा। इसका भी प्रैक्टिकल किया हुआ है हमने, क्लियर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय वीविंग चेंजेस फीचर इन ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट एक्सेल सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस कैल्क में वीविंग चेंजेस फीचर का क्या मतलब होता है। Calc gives us tremendous control over what changes we see when reviewing a worksheet। आप जो भी चेंजेस करते हो वर्कशीट में उसको आप देख सकते हो, उसको रिव्यू कर सकते हो। टू चेंज द अवेलेबल फिल्टर्स सेलेक्ट एडिट चेंजेस शो, है ना। यहाँ पे आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। यूजिंग द डिफरेंट सेटिंग्स यू कैन कंट्रोल चेंजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन। यू कैन फिल्टर बेस्ड ऑन डेटा, ऑथर, है ना, इनके बेसिस पर रेंज, कॉमेंट, शो एक्सेप्टेड चेंजेस, शो रिजेक्टेड चेंजेस। सो इनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इनके बेस्ड पर आप चेंजेस को देख सकते हो। ओनली चेंजेस मेड इन सर्टेन टाइम रेंज आर डिस्प्लेड, यदि डेटा आप सिलेक्ट करते हो। ऑथर पे सिलेक्ट करते हो, ओनली चेंजेस मेड बाय स्पेसिफिक ऑथर आर डिस्प्लेड। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू हैव मल्टीपल रिव्यूअर्स ऑन द वर्कशीट। मतलब ऑथर्स ही चेंजेस कर सकते हैं यदि ऑथर्स को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली यदि मल्टीपल रिव्यूअर्स हैं तो वही चेंजेस कर सकते हैं, वही चेंजेस देख सकते हैं। रेंज,
ओनली चेंजेस मेड इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स आर डिस्प्ले, जिन स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स में चेंजेस हुए हैं वही डिस्प्ले होंगे यदि रेंज को आप सिलेक्ट करते हो। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू हैव अ लार्ज स्प्रेडशीट एंड ओनली व्हाट यू वांट टू रिव्यू अ पार्ट ऑफ इट। मतलब बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है, उसमें बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, उनमें आप कोई छोटा पार्ट, उस शीट का कोई स्मॉल पार्ट ही, कुछ रेंज ऑफ सेल्स को ही आप देखना चाहते हो जिसमें चेंजेस हुए हैं, तो वो comment searches the comment of the comments and only displays changes which have a comments that match the search criteria। comments में भी show accepted changes, only changes you accepted are displayed, जिस changes को आपने accept किया है सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। show rejected changes, तो only changes you rejected are displayed। ठीक है, changes को यदि आप रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हो इन ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, अब इसका भी प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, हमने MS Excel में सारे प्रैक्टिकल देखे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राइट द स्टेप्स टू ऐड अ रिकॉर्ड टू अ फॉर्म। अब ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है डेटाबेस पर। फॉर्म में जो स्टेप्स होती हैं, मतलब आप डेटाबेस में फॉर्म ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, है ना, तो उसको क्रिएट करने के लिए फॉर्म को क्या स्टेप्स होती हैं? द स्टेप्स टू ऐड अ रिकॉर्ड टू अ फॉर्म, फॉर्म में रिकॉर्ड को ऐड करना है एक। ठीक है, देखो क्या बताया था मैंने, यहाँ पे बताया था कि आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने नेम नाम का एक फील्ड बनाया है जिसमें नाम एंटर होगा। ठीक है, हमने क्लास नाम की एक फील्ड बनाई है जिसमें क्लास एंटर होगी। यहाँ पे हमने दो बटन बना दिए, ओके और कैंसिल, या सबमिट और कैंसिल। अब ये फॉर्म लिंक होता है किससे? ये फॉर्म लिंक होता है आपकी टेबल से। ठीक है, टेबल में यहाँ पर आएगा स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, क्लास। ओके, यहाँ पे आपने कुछ एंट्री भी की हुई। अब आपको एक एंट्री यहाँ पर करनी है इस फॉर्म से लिंक करके। यहाँ जो भी यूजर एंटर करेगा और ओके पे जैसे क्लिक करेगा तो एक रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर हो जाएगा रिगार्डिंग दिस। समझ में आई मेरी बात? ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि फॉर्म के थ्रू यदि आपको एक रिकॉर्ड एंटर करना है टेबल में तो उसकी क्या स्टेप्स होगी। सो स्टेप 1, ओपन द फॉर्म इन द फॉर्म व्यू। जो फॉर्म आपने क्रिएट किया हुआ है, इस तरीके का यदि कोई फॉर्म आपने क्रिएट किया हुआ है तो उसको फॉर्म व्यू में ओपन करो, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करो, रिकॉर्ड्स ग्रुप में होम टैब पे जाओ, या कंट्रोल प्लस साइन को भी प्रेस कर सकते हो, दोनों इसी के ही ऑप्शंस होते हैं। नाउ फाइंड द रिकॉर्ड विद द एस्ट्रिक इन द रिकॉर्ड सिलेक्टर एंड एंटर द न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे रिकॉर्ड फाउंड होगा आप नई इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हो। टू मूव द नेक्स्ट फील्ड इन द सेम रो, प्रेस द टैब की एंड यूज द राइट और लेफ्ट एरो की टू क्लिक ऑन द सेल इन द नेक्स्ट फील्ड। राइट और एरो कीज जो होती है ना, लेफ्ट राइट एरो कीज, इनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टैब की का यूज कर सकते हो मूव करने के लिए। व्हेन वी व्यू अनदर रिकॉर्ड और क्लोज द फॉर्म, MS Access saves the new record to that we have added to explicitly save changes to the current record, place shift प्लस एंटर की। यदि करना है आपको सेव चेंजेस तो आप शिफ्ट प्लस एंटर की का भी यूज कर सकते हो। इस शॉर्टकट की से आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ स्टेप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राइट द स्टेप्स टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के बीच में यदि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवानी है तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स लेते हैं, किन स्टेप्स को यूज करते हैं MS Access में। सो परफॉर्म द बिलो मेंशन्ड स्टेप्स टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दी टू टेबल्स। अब देखो, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप तभी बन सकती है जब दोनों में सिमिलर रिकॉर्ड्स हो, मतलब सॉरी सिमिलर कॉलम्स हो। दो कॉलम्स होंगे तभी आप रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवा पाओगे। प्राइमरी की फॉरेन की पढ़ा है ना, किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में यदि यूज कर रहे हो आप उस कॉलम को तो वो एज अ फॉरेन की होगा, और यही बेसिकली रिलेशनशिप एसोसिएशन के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। सो क्लिक ऑन द रिलेशनशिप इन द रिलेशनशिप ग्रुप ऑन द डेटाबेस टूल्स टैब, द शो टेबल डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली अपीयर्स। Second, double click the name of the table that we want to relate and then close the show table dialog box by clicking on the close button। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपने क्या किया था, दो टेबल्स को रिलेट किया था रिलेशनशिप ऑप्शन के थ्रू बेसिकली। ठीक है, ये भी हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है। Step 3, drag the primary key field from one table to similar field that is called foreign key in other table, जो मैं बता रही हूँ। The edit relationship dialog box appears. Click on the create button to create the relationship. A block line appears between both the fields to denote that the relationship is established। मतलब कैसे? इस तरीके से देखो, ये आपकी स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, अब स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर है, नेम है स्टूडेंट का, ठीक है, क्लास है और कोर्स है, कोर्स आईडी है क्योंकि उस कोर्स में उसने एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक दूसरी कोर्स टेबल की। तो कोर्स टेबल में क्या है, कोर्स आईडी है, ठीक है, और उसके साथ में कोर्स का नाम है और कोर्स की फीस है, कितने कोर्स में कितनी फीस में आप ये कोर्स कर सकते हो, ऐसे कुछ डिटेल्स हैं। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, रोल नंबर जो है क्या है, ये रोल नंबर आपका है प्राइमरी की। ठीक है, और कोर्स आईडी जो है वो कोर्स आईडी कोर्स टेबल का प्राइमरी की है। किसका है, कोर्स टेबल का प्राइमरी की है।
यहाँ पर भी कोर्स आईडी यूज हो रहा है ना, तो ये कोर्स आईडी यहाँ पर बन गया है फॉरेन की, क्योंकि कोर्स टेबल का प्राइमरी की आप स्टूडेंट टेबल में सेम कॉलम को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो किसी एक टेबल की प्राइमरी की को आप दूसरी टेबल में एज ए फॉरेन की एक्सेस करते हो, और इसी की मदद से ये क्या होंगे, ये दोनों टेबल एसोसिएट करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही क्रिएट होती है, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाती है, इन स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हो, तो इसी तरीके से एक व्यू आपको दिखता है रिलेशनशिप जब एग्जिस्ट कर जाती है तो। ओके, दो टेबल्स के बीच में। तो समझ में आ गई स्टेप्स। नाउ आप डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, डिस्कस द जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग पासवर्ड सिक्योरिटी। पासवर्ड सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। बेसिकली पासवर्ड को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। हम सभी अपने ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड होता है, ठीक है। आप जनरली अपने फोन में भी पासवर्ड सेट करते हो, अपने कंप्यूटर में भी पासवर्ड सेट करते हो, या फिर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हो तो वहां भी आप यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, पिन क्रिएट करते हो, राइट। तो पासवर्ड को जनरली कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब आप अपना पासवर्ड क्रिएट करते हो। सो ऑलवेज क्रिएट अ यूनिक पासवर्ड एवरी टाइम, हर बार यूनिक पासवर्ड आप क्रिएट करो। कीप द लेंथ ऑफ पासवर्ड एटलीस्ट 8 to 24 कैरेक्टर्स इफ परमिटेड, यदि परमिटेड होता है तो आप 8 से 24 कैरेक्टर्स रखो। 8 कैरेक्टर से लेस का पासवर्ड नहीं होना चाहिए, राइट, 8 से 24 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटेशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर्स और नंबर सीक्वेंसेस, यूजर नेम्स, रिलेटिव और पेट नेम्स एक्सेट्रा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड जब भी आप क्रिएट करो तो ये सारी चीजों को अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि आपने 1 2 3 4 5 6 एक नंबर सीक्वेंस का पासवर्ड बना दिया, अपने पेट का नाम, अपना फेवरेट एनिमल, फेवरेट गेम का नाम रख दिया, या फिर अपने फ्रेंड का नाम, अपना मोबाइल नंबर, राइट। ऐसा कुछ भी आपको नहीं सेट करना चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड हमेशा कैसा होना चाहिए, नंबर्स का, ठीक है, कैरेक्टर्स का, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर्स का, ठीक है। और नंबर्स और कैरेक्टर्स भी, यहाँ कैरेक्टर्स भी कैसे, अपर केस और लोअर केस में होने चाहिए, इनका कलेक्शन होना चाहिए, इन सभी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब हम बात कर लें तो कुछ इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हो, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के साथ में, राइट। तो क्या होता है, आपका पासवर्ड सेफ रहता है, ओके। और ये कुछ गुड प्रैक्टिस है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हो। Include numbers and symbols in passwords if allowed. Use uppercase and lowercase letters, जो मैंने भी बताया। Never write down the password. कभी भी पासवर्ड को कहीं भी लिख कर मत रखो, कहीं भी किसी भी के भी हाथ लग जाएगा तो आपका पासवर्ड हो सकता है स्प्रेड, राइट। डू नॉट शेयर द पासवर्ड विद एनीवन। कितने भी आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, कितना भी अच्छा कोई भी दोस्त हो, किसी के भी साथ पासवर्ड को शेयर मत करो, चाहे कोई कितना भी पूछे आपसे। क्लियर। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस, राइट। सो ये चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है टू मैनेज द पासवर्ड। सो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा सैम्पल पेपर। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लास्ट जो पार्ट मैंने बताया इसमें आपको अगेन मिले हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने थे, कोई भी 3 ही अटेम्प्ट करके आना। सो पूरे पेपर में आपको भर भर के चॉइस मिली है डियर स्टूडेंट्स। सो इसका फायदा उठाना, अच्छे से पढ़ना, ताकि आप अपने एग्जाम में पूरे 50 में से 50 मार्क्स लेकर आ सको। इन सैम्पल पेपर्स की मदद से अब आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला है। अब जब भी पेपर आपके हाथ में आएगा, जब भी आपका एग्जाम होगा, मे बी शायद 23 मार्च या 13 मार्च में आपका पेपर है, ठीक है। तो ज़्यादा समय हमारे पास वैसे भी नहीं है, 1 मंथ हमारे पास रिमेनिंग है ओनली, और इन 1 मंथ में आपको अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी करना है, ये मान के चलो, राइट। सो 50 में से 50 मार्क्स लेकर आने, तो सारे सैम्पल पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लेना। सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, पार्ट ए पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने, ठीक है। और साथ ही 1 शॉट रिविजन्स, जहाँ प्रैक्टिकल की नीड है पार्ट बी में, वहाँ प्रैक्टिकल्स भी आपके लिए अवेलेबल है, सैम्पल पेपर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। सो किस बात की देरी है, लग जाओ प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास बचा है, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।